ये एक चाय वाले के जोश का ऐसा उफान था जिसने दुनिया की राजनीति में मोदी नाम का तूफान ला खड़ा किया। 2015 नरेंद्र मोदी के नाम रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, सब पर मोदी का जादू छाया रहा। साल के शुरुआत में दिल्ली और फिर उसके बाद साल के अंत में बिहार में बीजेपी की हार जरूर हुई, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी के जलवे में कोई कमी नहीं आई और न ही दुनिया में नरेंद्र मोदी के डंके बजने में कुछ कमी आई। साल का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट से गर्मजोशी से भर गया जिसमें उन्होंने यह ऐलान किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। जिस अमेरिका ने कभी मोदी को वीजा नहीं दिया, उसी अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात पर गर्व महसूस कर रहा था कि वो मोदी के बुलावे पर भारतीय गणतंत्र का मुख्य अतिथि बनने जा रहा है। शुरुआत किसी चमत्कार से कम नहीं थी कि पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय तिरंगे को सलामी देने पहुंचा। वैसे ही साल का अंत भी ऐसे हुआ कि सारी दुनिया चौंक गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अफगानिस्तान गए थे, वहां की नई संसद का उद्घाटन किया, लेकिन लौटते वक्त अचानक लाहौर पहुंच गए। बस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फोन पर इतना ही कहा था कि इधर आए हैं तो पाकिस्तान भी हो लीजिए, और मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए भारत पाक दूरियों के बीच दोस्ती का पुल अपनी लाहौर यात्रा को बना दिया। देश दुनिया ने कहा, शाबाश मोदी। इस साल को दुनिया की जिन 3 घटनाओं ने सबसे ज्यादा चौंकाया, उनमें एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा है। जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनातनी की नाजुक डोर पर कदम ताल कर रहे हो, उस वक्त मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए नवाज शरीफ का मेहमान बनना कबूल किया। माना कि वो लाहौर शरीफ को जन्मदिन और उनकी नवासी की शादी की बधाई देने पहुंचे थे, लेकिन दुनिया में ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि छोटी छोटी चीजों से वो रिश्तों का बड़ा युद्ध जीतना जानते हैं। का एक अपना, और वो जब ये कहते हैं कि आप आपस में बैठ के तो माहौल को बेहतर करें, तो आई थिंक एक ये भी फैक्टर है। लेकिन इसका क्रेडिट फिर हम देते हैं इंडियन लीडरशिप को, चूंकि बाल उनकी कोर्ट में था। खास तौर से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और जनरल शरीफ भी इस पॉलिसी के बिल्कुल हामी हैं कि इंडिया से ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। मेरे पीछे देश की संसद है। इस संसद में पहली बार 30 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ आया, लेकिन इसी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगे और संसद के बाहर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। लेकिन दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजता रहा। जिस ब्रिटेन ने भारत पर सदियों तक राज किया, उसके प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके देश में ऐसा स्वागत किया मानो कोई फरिश्ता आया हो। नरेंद्र मोदी से पहले भी भारत के कई प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन की यात्रा की है, लेकिन मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्हें ब्रिटिश संसद को संबोधित करने का सम्मान मिला। इतिहास मानो 360 डिग्री पर घूम गया हो। जिसने कभी गुलाम बनाया था, वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि हिंदुस्तान का नया नेता कैसे दुनिया को विकास का नया फलसफा पढ़ा रहा है। प्राइम मिनिस्टर एंड आई विल बी एट द वेम्बली। Even in India, every young footballer wants to bend it like Beckham. प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन से $14 अरब का समझौता किया, जिसमें डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए सौदा किया। साथ ही 2 दर्जन निवेश के समझौते हुए। यदि मेक इंडिया के तहत यदि हम सबमरीन्स बनाएंगे, हम शिप्स बनाएंगे, हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज हिंदुस्तान में बढ़ेंगे। ब्रिटेन ने मोदी पर भरोसा जताया तो मोदी ने ब्रिटेन में रहने वाले 15 लाख भारतीयों की तरफ से ब्रिटेन को बताया कि दोस्ती निभाना तो कोई हिंदुस्तान से सीखे। तेरह नवंबर को वेम्बले स्टेडियम में हिंदुस्तान के गौरव का इतिहास बनाया गया, जब करीब 70,000 दीवानों के बीच मोदी ने एक नई दुनिया का सपना देखा, हिंदुस्तान के साथ दुनिया के कदम ताल का। He rightly said
he rightly said, "Ache din aane wali hai." 15 दिसंबर से लंदन अहमदाबाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी। आज मैं 16 मई 1 साल के बाद इस कोटि-कोटि जनों के सामने अपना सर झुकाता हूं। ऐसा बहुत कम होता है कि चीन का राष्ट्रपति किसी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत राजधानी बीजिंग से बाहर करता हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस साल गर्मियों में चीन गए तो चीनी राष्ट्रपति ने शियान शहर में जाकर मोदी का इस्तकबाल किया। शियान शी जिनपिंग का गृहनगर भी है। शियान जो मेरा कार्यक्रम बना उसकी बड़ी एक विशेषता है। जब मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया, उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले ह्यूएन सांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। इतिहास के झरोखों से भविष्य को देखने की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। तभी तो वो चीन के उस टेराकोटा वॉरियर्स में पहुंचे जो चीन के बहादुर योद्धाओं की याद दिलाता है। और उस बौद्ध मंदिर में भी पहुंचे जो हिंदुस्तान में पैदा हुए गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन की झलक देता है। वैसे जहां मोदी पहुंचते हैं उनकी दीवानगी वहां पहले से ही पहुंच जाती है। तभी तो उनको सुनने के लिए चीन में बसा हर हिंदुस्तानी मचलने लगा। मुझे भी आज सांघाई की धरती पर मेरे सामने लघु हिंदुस्तान है। भारत का हर कोना यहां मौजूद है। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का हमारे यहां स्वागत किया, तो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका की रंगीनियों में जब उन्होंने अपने अतीत को, बचपन को याद किया तो उसमें मां थी। और वहीं पर फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मां का जिक्र छेड़ा तो वो भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिस मोदी की पहचान एक दिलेर शख्स की है, उसके दिल का एक हिस्सा मोम सा नाजुक है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जब फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मोदी की शख्सियत गढ़ने में मां की भूमिका पर सवाल पूछा तो मोदी की आंखें नम हो गई, गला रूंध गया, आवाज भरभरा गई। अड़ोस पड़ोस के घरों में was that we used to go to houses, our neighbors' houses nearby. बर्तन साफ करना, We used to clean the dishes, fill water. मजदूरी करना। सिलिकॉन वैली के वन हैकर वे के मंच को पूरी दुनिया देख रही थी। दुनिया ये भी देख रही थी कि कैसे सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया अपने देश के लिए घूम घूम कर निवेश जुटा रहा है, तो कैसे उसके दिल में छोटी छोटी चीजों के लिए भी जगह है। कहीं देशों का दिल जीता तो कहीं कारोबारियों को भरोसा दिया कि हिंदुस्तान आइए और मेक इन इंडिया का हिस्सा बनिए। जो विदेशों में कहा उसे देश में लाल किले की प्राचीर से भी दोहराया। आलम यह है कि दुनिया में हिंदुस्तान की अहमियत को स्थापित करने के लिए मोदी ने हर दरवाजे पर दस्तक दी जहां वो पहुंचे। जिस योग को रूढ़िवादिता की निशानी के तौर पर पश्चिम की दुनिया प्रचारित करती थी, उसे दुनिया के लिए सेहत का रामबाण बताकर मोदी ने इसका माहौल संयुक्त राष्ट्र से बनाया। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता,
उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। इसका नतीजा यह हुआ कि 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। खुद मोदी ने योग करके दुनिया को बताया कि कैसे सेहतमंद रहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 देशों की यात्रा की। इस दौरान वो 2 महीने से ज्यादा वक्त विदेशों में रहे। मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 2 देशों की संसद को संबोधित किया, एक ब्रिटेन की संसद को, दूसरी मलेशिया की संसद को। मोदी की यात्रा सेशेल्स से शुरू हुई और अफगानिस्तान में खत्म हुई। हालांकि सबसे आखिर में वो पाकिस्तान गए, लेकिन वो उनकी स्टेट विजिट नहीं थी। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान दुनिया के हर हिस्से को छूने की कोशिश की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जहां हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ने की योजना बना ली, तो ऐसा पहली बार हुआ कि अबू धाबी में पहली बार कोई हिंदू मंदिर बनेगा। आज अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में, बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नजर देश की बेहतरी पर है तो दूसरी दुनिया के भविष्य पर। इसीलिए जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने पेरिस पहुंचे तो पेरिस ISIS के आतंकी हमले का दर्द झेल रहा था। मोदी ने आतंक से लड़ने के लिए दुनिया को तैयार किया तो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी साफ कर दिया कि अमीर देशों का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। जहां भी मौका आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को उसके असली चेहरे का आईना दिखा दिया, साथ ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने की प्रेरणा भी दी। मोदी की आखिरी आधिकारिक विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। वहां की नई संसद का उद्घाटन किया जिसे भारत ने बनाया है। मोदी जिस वक्त अफगानिस्तान से दोस्ती की नई दास्तान बयान कर रहे थे, उस वक्त उनके जहन में ये बात भी थी कि दोस्ती की गाड़ी कहां जाकर डीरेल हो सकती है। There are some who did not want us to be here. Some even tried to discourage us. But we are here because you have faith in us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नीति पर चल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी पूर्व नियोजित तैयारी के पाकिस्तान यानी कि लाहौर की यात्रा कर डाली और पूरी दुनिया को चौंका दिया। नरेंद्र मोदी के इस कदम से पूरी दुनिया में उनका डंका बज गया। अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ की और पाकिस्तान ने भी। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उफा में शरीफ से हाथ मिलाया तो पेरिस में भी दोस्ती की पहल की। प्रधानमंत्री की लाहौर यात्रा पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए उनका मास्टर स्ट्रोक है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कितने सुधरेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री ने इसकी पहल कर दी है, लेकिन हमारे देश को सामरिक और आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की है। वो हम आपको बताएंगे बस अब से कुछ ही देर में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। 2014 ने नरेंद्र मोदी को ऐसी विजय बख्शी कि विपक्ष हैरान रह गया। जीत के जश्न ने विपक्ष की आंखें चौंधिया कर रख दी।
नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा सिर्फ होती रही, और वो ये कि मोदी लहर। इस मोदी लहर ने एक के बाद एक कई राज्यों में नरेंद्र मोदी के नाम से बीजेपी को बहुमत दिला दिया। लेकिन 2015 आते आते कुछ ऐसा हुआ कि स्थिति आत्मचिंतन की आ गई, और ऐसा 2 विधानसभाओं की वजह से हुआ। एक बार गलती कर सकती है, जनता बार बार गलती कभी नहीं करती। पहले दिल्ली, और इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में भी सुविधाएं मिले, व्यवस्थाएं मिले। लोकतंत्र में विश्वास करने वाली सरकार चाहिए, और फिर बिहार। सरकार से मुक्त सरकार चाहिए, जंगल राज के सपनों को चूर चूर करना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की जनता के पास आया हूं। और फिर एक के बाद एक करारी हार। ये नतीजा 2015 में मोदी लहर का निकला। खैर, लोकतंत्र में ये होता रहता है। जीत पर जश्न और हार पर हाहाकार चुनावी राजनीति की सहज परिणति है। मगर दोनों का सिलसिला लगातार चल पड़े तो बड़े से बड़ी लहर भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। 2015 का साल प्रधानमंत्री और पार्टी की तरफ से सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र मोदी के लिए यही सवाल लेकर आया। जो बिहार, यूं कहें कि 2014 की महाजीत जितना ही विशाल सवाल, कि बिहार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्या कारण है मेरे भाइयों बहनों? तो मैंने कुछ भी घोषणा नहीं करी, आधे से ज्यादा भाषण में बोलने को केवल गालियां देते रहे। गलत तो नहीं कह रहे। 3 दशक के चुनावी इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत और विजय के साथ पीएम बनने वाले मोदी आखिर मात क्यों खाने लगे? ये सवाल उठाने वाला पहला चुनावी अखाड़ा बनी दिल्ली, वो शहर जहां पीएम रहते हैं, जहां की जनता केंद्र सरकार के हर फैसले की आहट और योजनाओं की सुगबुगाहट सबसे पहले महसूस करती है। वहां चुनावी नतीजे इतने खराब, अपना खुद का छत होना चाहिए। ये महज हार नहीं, बल्कि चुनावी भाषा में इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। पीएम के चुनावी पराक्रम की आभा पहली बार दिल्ली में धूमिल होती दिखी, वो भी उनके ही आगे परास्त करार दिए जा चुके अरविंद केजरीवाल जैसे सियासी योद्धा के सामने। ऐसा तो किसी चुनावी पंडित तक ने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। कि सरकार की जो मानसिकता है, आप उनका मंत्र ऐसा है प्राइम मिनिस्टर का, आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं संभाल लूँगा, मैं सत्ता पे लेके आऊँगा। ये जो मैं वाला है ना, शायद गुजरात छोटा सा एक राज था तो उसमें चला, देश में चलना बड़ा है तो कठिन है। पीएम और पार्टी दोनों के सीने में वो हार देर तक खटकती रही। विपक्ष और राजनीतिक आलोचक ये कहने लगे कि मोदी लहर ढलान पर है, वरना मोदी जैसे आक्रामक नेता और धुआंधार प्रचार के आगे महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान, हरियाणा, झारखंड के धुर सियासी विरोधी हथियार डालते नजर आए। वो विजय रथ दिल्ली में आकर क्यों थम गया? इस सवाल पर गहन विचार विमर्श हुआ और ऊपरी तौर पर पार्टी की तरफ से ये मान लिया गया कि ये मामला चुनावी रणनीति के कारगर न होने का हो सकता है। लिहाजा उतने ही जोशो खरोश से जुट गए अगले अभियान और चुनावी इम्तिहान के लिए। सामने रणभूमि थी बिहार की। बिहार आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्या कारण है मेरे भाइयों बहनों? क्या कारण है? क्या कारण है? लालू और नीतीश जैसे नेताओं को चुनावी धूल चटाने के लिए रणनीति बड़ी व्यापक बनी। पीएम की ताबड़तोड़ रैली और गांव-गांव चुनावी रथ के साथ तैयारी अभूतपूर्व की गई। कमान फिर से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संभाली। कंट्रोल रूम के साथ पटना में कैंप किया। इधर 30 से ज्यादा रैलियों में मोदी के तेवर भी लगातार आक्रामक होते दिखे। भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। क्या क्या भरोसा नहीं दिया, विकास से लेकर जंगल राज से मुक्ति का। मोदी के पक्ष में यहाँ एक और बात थी,
एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, जिसका फायदा उन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में मिला। चुनाव समाप्त होते ही 5 से 15 साल तक एक ही शासन से उकताए लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। यही हाल बिहार में भी था। नीतीश भी शासन 10 साल से कर रहे थे। चुनावी मंच से मोदी सरकार की बदहालियां और मौका परस्त गठबंधन की बातें दोहरा रहे थे। तब जीत किसे अवश्यंभावी नहीं दिख रही थी। मिलती है क्या? अंधेरे में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन चुनावी नतीजों ने हर अनुमान, हर दावा खारिज कर दिया। इसके पीछे फैक्टर कौन सा काम किया? अगड़ी पिछड़ी राजनीति की लामबंदी, सांप्रदायिक सहिष्णुता और असहिष्णुता की बहस, या पीएम के वादों पर बढ़ती बेयकीनी, या फिर अपने ही लोगों की बेलगाम और आग उगलती बयानबाजी। साल 2015 सोचने के लिए कई सवाल छोड़ गया है, पीएम के लिए भी और पार्टी के लिए भी। चुनावी हार या जीत, सियासत में बस यही समीकरण होता है, और किसी भी नेता के कद और उसकी लहर को परखने का पैमाना भी। लिहाजा दिल्ली और बिहार की हार ने समीकरण बदल कर रख दिए, वरना जिस प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार जीत कर आई थी और उसने विपक्ष का वजूद ही खत्म कर दिया था, वो इतना मुखर नहीं होता। और इन दो हारों ने सरकार और मोदी के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी। नीति के कारण छोटे मोटे हार अपना राजनीतिक स्वार्थ सीधा करने के लिए उटपटांग बयानबाजी करने पर तुले रहते हैं। मैं देशवासियों को कहता हूं, इन राजनेताओं की बयानबाजियों पर ध्यान मत दी। दनादन विदेश यात्राओं से दुनिया भर में देश की धाक जमाने वाले, दुनिया की सुपर पावर से दोस्ती जमाने वाले पीएम घरेलू मोर्चे पर घिरे रहे। चुनावी जंग में हार इसे बार बार हवा देती रही। 2015 तो आत्ममंथन के सवालों के साथ खत्म हो रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि 2016 की सूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसी होगी, क्योंकि राजनीति में तारीख बदलने से मसले हल नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो अपने ही वादों को पूरा करने की सबसे बड़ी चुनौती है, फिर चाहे वो विकास से लेकर निवेश बढ़ाने तक की बात हो, भ्रष्टाचार मिटाने से लेकर गरीबी हटाने तक की बात हो, किसानों की आत्महत्या से लेकर रोजगार और विकास को निरंतर पटरी पर दौड़ाने तक की बात हो। अगले साल चुनाव फिर से जो है। दो 2015 में सुर्खियां इन विदेशी दौरों की शानदार रही प्रधानमंत्री मोदी की। अमेरिका से लेकर चीन, जापान, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और मंगोलिया तक दोस्ती और परस्पर साझेदारी का झंडा बुलंद कराए प्रधानमंत्री। मगर इन सुर्खियों के साथ उम्मीदें भी आसमान छूती नजर आई। उम्मीदें विदेश में भी और देश में भी। विदेशों से निवेश बढ़ाने की उम्मीद और देश में अपने ही किए गए चुनावी वायदे को पूरा करने की उम्मीद। अब इसका खाका तो प्रधानमंत्री को ही तैयार करना है। लिहाजा साल 2016 में जो चुनौतियां मोदी सरकार के सामने होंगी, अमूमन ऐसी ही होंगी। महंगाई नियंत्रित रखने की ठोस नीति, सब्सिडी खत्म करने के लिए व्यापक योजना, बुनियादी ढांचा और विकास के वादों पर काम, भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर सहमति बनाना, नए वित्त वर्ष में जीएसटी को लागू करने पर आम राय बनाना। इसके अलावा रेलवे में निवेश बढ़ाने, इसके कायाकल्प का वायदा तो है ही। 100 स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर अगला कदम भी काबिले गौर होगा। अगर ये राजनीतिक है तो उसका उपाय भी राजनीतिक सूझबूझ से तलाशना होगा। सबका साथ, सबका विकास का सपना तभी पूरा होगा। 2015 अलविदा कह रहा है। 2016 के कंधे पर सवार भारत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें पाल रहा है। उम्मीद ये कि 2015 में जिस तरह नरेंद्र मोदी का जलवा रहा, जिस तरह विकास की उन्होंने बात की, 2016 में भी वो विकास करेंगे, विकास की गति को तेज करेंगे, भारत को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करेंगे। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए देखते रहिए आज तक।